नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का इस चैनल पे। आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। और आप देख रहे हो कि मैं अभी यूपीएससी की साइट पर हूं और यहां पर आपको देखने को मिल सकता है ना। मैं आपके लिए अगर इसे जूम भी करना चाहूं तो आप देख सकते हैं काफ़ी सारे पोस्ट जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, असिस्टेंट प्रोफेसर यूनानी के खुले हुए हैं जगह जगह पर। ये सारी जगह के नाम है, कुलियत और ये सब। और असिस्टेंट प्रोफेसर यूनानी 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 आप देख ही रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से आप नीचे जाएंगे तो असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री का एक हिस्ट्री का भी है, और एक है स्टोर ऑफिसर भी चाहिए इनको, और एक है मिनरल इकोनॉमिस्ट, और एक आयुर्वेदा है ना, इंटेलिजेंस में होगा मिनरल वाला। और इस तरह से और यहाँ पे आयुर्वेद के असिस्टेंट प्रोफेसर। तो इतने सारे दोस्तों, और इन्हीं के सामने आपको इनकी एप्लीकेशन लिंक में मिल जाएगी। मैं आपको ये पूरा जो पेज है ना, ये ऑफिशियल साइट है यूपीएससी की, लेकिन मैं आपको इसी पेज की लिंक दे रहा हूँ ताकि आप इसी जगह पे पहुँच जाए। तो आप इनमें से जिसके लिए भी एलिजिबल हो वो आप भर दें, ठीक है। इसकी पूरी की पूरी पीडीएफ जो है मैंने डाउनलोड करके रखी है और मैं आपको उसको समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो इसको पहले तो मैं थोड़ा सा कम जूम करके, आप समझ गए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि ये कैसी कैसी पोस्ट हैं और इन पर क्या मामला है। पूरा पीडीएफ मैं आपके लिए एक बार पढ़ूंगा तो उसको हम देखेंगे और हम पहुंच जाते हैं अपने पीडीएफ पर, ठीक है दोस्तों। और ये रहा हमारा पीडीएफ, ठीक है। चलिए तो अब मैं आपको समझाना शुरू करता हूँ। आपको दिख रहा होगा ऑलरेडी मैंने आपके लिए इसमें काम कर दिया, आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये पूरा पीडीएफ पढ़ लिया है। तो इसमें क्या क्या है देखिए दोस्तों, जो आमतौर पे किसी भी उसमें होता है पीडीएफ में, नोटिफिकेशन में, वही सब कुछ है, बस कुछ कुछ चीज़ें हैं। देखिए आपको मैं वैकेंसीज बताता चले आऊँगा। देखिए पहली जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी है, और ये टोटल 4 वैकेंसीज हैं, है ना, 4 हैं टोटल। और इनमें से आप देख रहे हैं एक एसटी के लिए है और एक आपकी है अनरिजर्व्ड के लिए, 3 मतलब 3 हो गई उनके लिए, ठीक है। आप पे स्केल लेवल 7 पे जाएंगे, है ना, जो भी उसके अकॉर्डिंग आपकी पेमेंट होगी। और ये मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के जरिए है, उसी का डिपार्टमेंट है, ठीक है। और 35 साल मैक्सिमम एज रखी गई दोस्तों, इससे ऊपर आप नहीं होने चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपके पास भाई डिग्री होनी चाहिए आर्ट्स में, कॉमर्स में या साइंस में, ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी से। और एक्सपीरियंस इनने कहा है कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, है ना, किसी भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, या फिर आपने कमर्शियल या उसमें काम किया हो। और फिर इनने बोला है कि 5 साल के एक्सपीरियंस में आपका 3 साल का एक्सपीरियंस ऐसा होना चाहिए जिसमें आपने किसी फाइनेंशियल मैटर पे काम किया हो, यानी वित्तीय चीज़ों से जुड़े हुए चीज़ों पर काम किया हो, जैसे कि बजट हो गया, अकाउंट, मतलब कुछ भी हो सकता है जिसमें मतलब पैसे का लेन देन हो, ऑडिट हो, कुछ भी हो, 3 साल आपने उसमें किया होना चाहिए, बस इतना है, ठीक है। और बाकी सब ये नोट 1 नोट 2 जो होता है ये खैर मतलब नहीं है। मतलब मेन चीज़ जो थी वो एक्सपीरियंस और एजुकेशन था जो इसके लिए चाहिए था, और वो आपने देखा 4 पोस्ट मैंने आपको बता दिया। मैक्सिमम दोस्तों इसकी जो हेडक्वार्टर है वो तो न्यू दिल्ली में, सबको ही पता होगा ये बात, लेकिन फिर भी आपको जो है पोस्टिंग जो है बेंगलोर, पुणे, गुवाहाटी और ईटानगर में भी मिल सकती है। अब आगे बात करते हैं दोस्तों, अब ये असिस्टेंट प्रोफेसर है। अब आप देखोगे नीचे तक असिस्टेंट प्रोफेसर ही जाएंगे, तो इसमें मैं सिर्फ इतना बताऊंगा। देखिए सबकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उतनी है ना। तो अगर आप यूनानी के लिए हैं तो ये कुलियत के लिए है, तो दोस्तों सबके लिए आपको मालूम है। और यहाँ पर पोस्ट जो है 2 ही हैं, एक एससी के लिए, जनरल कैटेगरी के लिए, और ये जो है पीडब्ल्यूडी वाले भी इसके पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, मतलब ऐसे फिजिकली हैंडीकैप लोग। देखो सरकार उन्हें उन फिजिकली हैंडीकैप को नौकरी देती है जिनके पास मिनिमम 40% डिसेबिलिटी है, क्योंकि डिसेबिलिटी को हम कैसे नापेंगे भाई, आप 10% डिसेबल हो, 20% हो, 40% अगर हो, तब आपको मिनिमम इतना होना चाहिए दोस्तों। मतलब इसके ऊपर कितना भी हो, लेकिन मिनिमम ये ट्रेडमार्क चाहिए, तभी हम उसे फिजिकली हैंडीकैप यानी कि पर्सन, इसे कहते हैं, ये बेंचमार्क हो गया, इसीलिए पूरा नाम बढ़ गया पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ठीक है। अब इसमें सब कुछ आ जाते हैं भाई, अगर कोई बौनापन है, कोई एसिड अटैक का विक्टिम है, कोई लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, सेरेब्रल पैल्सी ब्रेन की बीमारी से जुड़ा हुआ, आपको पता है ना, लेप्रोसी क्योर्ड, ये जो, और 1 लेग अफेक्टेड, राइट और लेग कुछ भी हो, है ना, 1 लेग वाला, वो भी अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए, ठीक है। और ये पोस्ट जो है बहुत परमानेंट है, 45 साल की उम्र तक भर सकते हैं। और देखिए यूनानी का है तो बनी बात है, आपके पास जो है सबसे पहले तो डिग्री होनी चाहिए यूनानी मेडिसिन की, ठीक है। और आपने पीजी भी किया हो, इसमें क्या है यूजी भी मांगा गया है और पीजी भी मांगा गया है। और पीजी किस में रहेगा दोस्तों, किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए, है ना। और वो डिसिप्लिन ऐसा हो, मेडिकल साइंस, इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल के एक्ट के तहत वो सब्जेक्ट आपका शेड्यूल होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। भाई यूनानी में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, आप समझ गए ना, लेकिन पीजी आपने जिसमें भी किया हो वो ऐसा होना चाहिए जो इंडियन मेडिकल सेंट्रल का एक शेड्यूल है, उसमें यूनानी कुछ सब्जेक्ट रखेंगे, उसमें अगर किया होगा तभी आपका ये पीजी वैलिड होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं मतलब मुद्दे मुद्दे की बात है और कुछ भी नहीं है ना। और यहाँ पर मैं बता दूँ इसका भी हेडक्वार्टर दिल्ली में ही है, सबका हेडक्वार्टर। एक वैकेंसी प्रोफेसर यूनानी की खुली है अद्विया, है ना,
अल्मुल अदविया, एक है अंडर, ये किसके लिए है, रिजर्व कैटेगरी के लिए। और आपको पता है रिजर्व कैटेगरी के लिए कोई भी भर सकता है ना, कोई भी, और यहाँ पे लिखा ही है इनके लिए भी है, ठीक है। और 45 साल हो ही गया मैक्सिमम एज है। और वही दोस्त होते हैं, यूनानी में डिग्री होनी चाहिए आपके पास यूनानी मेडिसिन में, और दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए, जो अगेन वही इंडियन मेडिसिन में रहेगा। ये सबके लिए दोस्तों, जहाँ जहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर यूनानी लिखा हुआ है वहाँ पे यूजी पीजी दोनों मांगा गया है, ठीक है। तो अब मैं आपको सिर्फ वैकेंसी बताता चले जाऊँगा। तो एक वैकेंसी है दोस्तों, ये जरहट में है, और ये एक एससी की ही है, और ये 50 साल इसकी मैक्सिमम एज, ठीक है। और वही पोस्ट ग्रेजुएट और यूनानी मेडिसिन, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। इस तरह से 2 वैकेंसीज आप देख सकते हो यहाँ पे। असिस्टेंट प्रोफेसर ये यूनानी लाज बिट तब्दीर है ना, बिट तब्दीर डायरेक्टर ऑफ आयुष के तहत, और एक एसटी के लिए और एक अनरिजर्व्ड के लिए 45 साल मैक्सिमम उम्र है ना, और सेम यूजी पीजी वही, कुछ भी अंतर नहीं है। तो ये है वो, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है ना, इनका गोला लगा हुआ रहता है, ठीक है। तो इसमें परेशान मत होंगे। तो और ये भी हो गया, ठीक है। 2 वैकेंसीज है दोस्तों, ये है आपके कबालत व अमराज निस्वान है ना, ये एससी एक और यूआर की एक है, इसमें 45 मैक्सिमम और यूजी पीजी दोनों चाहिए, ठीक है। और सबकी बिल्कुल जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, और मैंने बता दिया ना, एक्सपीरियंस नहीं, यहाँ पे सिर्फ यूजी और पीजी से मतलब है उनको, ठीक है। एक एससी एक यूआर, ठीक है। यहाँ पे हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, ये भी है, ये मुआलजत में है ना। और ये आ गया आपका डिग्री इन यूनानी मेडिसिन, ये उसी की है ना, इसी की है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक वैकेंसी आपकी फिर से वही है अमराज में, और एससी के लिए है ये, 50 मैक्सिमम एज है, ठीक है। ये देखो ये रहा है ना, अमराज अमराज कुलियत तिब। ये 2 वैकेंसी है दोस्तों असिस्टेंट प्रोफेसर की, तशरीहुल बादान, ठीक है। 45 साल, एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको पता है वही है दोनों, है ना, कुछ भी अंतर नहीं है। 3 वैकेंसीज हो गई आपके इसमें, ठीक है दोस्तों। तो कहने का मतलब ये कि मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसमें कितनी पोस्ट है, पीडीएफ तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। तो ये तो वही बात बार बार आएगी, है ना, कि असिस्टेंट प्रोफेसर यूनानी बस जगह बदलती चली जाएगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको बस पीडीएफ में एक बार नज़र डालनी है, आपको जो सही लगे फिर उस हिसाब से उसके सामने उसको भर देना। और ये आ गया। डेट मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमम डेट है दोस्तों 17 मार्च तक, ठीक है। और आप जो है प्रिंट कर सकते हैं, है ना, इसको एप्लीकेशन को 18 मार्च तक, एक डेट और आगे निकल जाओ, ठीक है। 18 मार्च के बाद इसे फिर प्रिंट भी नहीं कर पाओगे आप, ठीक है दोस्तों, समझ गए। और यहाँ पर बाकी आरक्षण वगैरह जो आपको मिलते हैं वो तो वैसे के वैसे ही हैं, जो एज में छूट मिलती है वैसे की वैसी ही है, कुछ अंतर नहीं है। और रिलैक्सेशन में भी, और ये बेंचमार्क डिसेबिलिटी मैंने जैसा कहा था, फिजिकल डिसेबिलिटी इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे मैं और कुछ बताता हूँ। अच्छा, ये एक नोटिस आया था, यूपीएससी ने ये 2 पोस्टों को कैंसिल कर दिया दोस्तों, याद रखेंगे, है ना। ये 29 वैकेंसीज थी, ये कैंसिल हो गई हैं, ठीक है, ये कैंसिल हो चुकी है। ये कौन सी थी दोस्तों, ये थी असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, असिस्टेंट वेलफेयर कमिश्नर, ये कमिश्नर, समझ गया ना। तो ये पूरी 29 वैकेंसीज कैंसिल कर दी, नोटिस इसका जारी कर दिया था, क्योंकि इन्होंने आपत्ति जताई थी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट में। तो इन्होंने 2 पोस्ट कैंसिल करने के लिए कहा था, तो इन्होंने कैंसिल कर दिया है, ठीक है। और ये भी है दोस्तों, ये जूनियर टाइम स्केल पर है, ठीक है। 17 पोस्ट इसके थे, तो ये दोनों पोस्ट खत्म कर दिए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और अब आ जाता है दोस्तों कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देखो सबको पता, सिटीजन जो होना चाहिए इंडिया का भी हो सकता है, नेपाल भूटान। अब देखो ये कितने भी हो ना, नेपाल भूटान, ये कोई भी हो, इन सबको एलिजिबिलिटी तो दिखानी पड़ेगी। इनके नियम ये रहते हैं दोस्तों कि ये दूसरे देश के कोई भी हो, ये तभी अप्लाई कर सकते हैं जिनका ये मंशा जाहिर कर दें कि अब वो भारत छोड़ के नहीं जाएंगे और दूसरी जगह पर नहीं भरेंगे, मतलब यहाँ के परमानेंट नागरिक बनना चाहते हैं, बात खत्म हो गई है, ठीक है, वही। और ये कौन एलिजिबिलिटी ठहराएगा, ये भारत सरकार ही इनको एलिजिबिलिटी का सर्टिफिकेट देगी। और इसके अलावा ये अफ्रीका के देश भी होते हैं, इसमें यहाँ से भी लोग आ सकते हैं, लेकिन अगेन वही है, परमानेंट सिटिंग इन इंडिया के उद्देश्य से अगर ये आएंगे तभी ऐसा हो सकता है, वरना नहीं हो सकता है, ठीक है। एज लिमिट सबकी आपको सबके सामने लिखी मिल जाएगी, तो उसमें परेशान होने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और मैं बता दूं कि कोई रिटर्न टेस्ट है नहीं, सीधे इंटरव्यू होगा, है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर कुछ बातें आपको क्लियर कर देता हूँ। जब आप फॉर्म भरें तो आपको ध्यान रखना अपने 10th 12th और सारे सेमेस्टर्स, और याद रखिए आपको पे स्लिप भी भरनी है अगर आपने कहीं काम किया है ना। आप कुछ भी हो, सारी चीज़ें उसमें कर देना, क्योंकि ये आपके एप्लीकेशन फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे उसके बेसिस पे ये शॉर्टलिस्ट करेंगे, है ना। और शॉर्टलिस्ट करने के बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, आप समझ गए। तो इंटरव्यू में अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना हो तो अपने सारे डॉक्यूमेंट रखना, और जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करोगे सबके सब वो 1 MB के होने चाहिए। और अगर आप शॉर्टलिस्ट कर लिए जाओ तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, जब आप शॉर्टलिस्ट हो जाओगे तो 1 MB के होंगे वो। और यही सारे डॉक्यूमेंट की कॉपी लेकर के आपको ओरिजिनल भी और कॉपी भी साथ में पहुँच जाना लेकर के इंटरव्यू के दिन, जिस दिन बुलाया जाए, समझ गया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एप्लीकेशन में आपको सब अपने एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट,
कोई भी सर्टिफिकेट कहीं से भी लिया है सब वहाँ पे शो करना है, सब 1 MB के आसपास होंगे, वहाँ पे सब आप भरने जब जाओगे तब आपको मिल जाएगा। और जो जो आप यहाँ पे भरो वो 10th की, देखो नाम डेट तो आपको पता है, अब आप इतना तो सभी जानते हैं कि 10th की मार्कशीट के हिसाब से होना चाहिए और उसमें पहले स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। तो जो जो आपने अपलोड किए याद रखिए सारे अपलोड करिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पे स्लिप वगैरह सब अपलोड कर देनी है आपको, समझ गए ना। बस बहुत बढ़िया, उसी के हिसाब से आपकी जो है मेरिट लिस्ट बनेगी, यही इसमें कहा गया है। देखो यहाँ पे देखो ये लिखा है ना, ऑन द बेसिस ऑफ डिजायरेबल क्वालिफिकेशन, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, हायर एक्सपीरियंस। भाई हो सकता है हमने सिर्फ यूजी और पीजी मांगा है, ठीक है, लेकिन क्या पता कई लोग तो यूनानी मेडिकल में कई समय से काम कर रहे हो, 5 साल 6 साल, तो समझ जाओ कि जिन्होंने सिर्फ अभी पीजी कंप्लीट किया है और जिनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, ये बंदे ऊपर हो गए, ठीक है। अब इनको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा 5 साल का, अपनी पे स्लिप दिखानी पड़ेगी, एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, बस बात खत्म हो जाती है दोस्तों, ठीक है। और ये भी बता दूं मैं आपको, अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए अप्लाई करने वाला है तो आप सबको पता ही है कि कहीं और जाने के लिए आपको एनओसी साइन करना पड़ता है, और उसमें ये भी लिखा होगा कि ये जो बंदा है, मतलब आप जिस भी गवर्नमेंट जगह पे काम करते हैं उसमें जो सर्टिफिकेट आप लेकर के आएंगे एनओसी, ठीक है, फिर ये भी बाद में शो करना पड़ेगा कि हाँ जैसे ही ज्वाइनिंग होगी, अब मान लो आपने यहाँ पे आप कहीं और काम करते हो लेकिन आपने यहाँ पेपर देने आया तो एनओसी लगता है, अब ये पता है आपको, ठीक है, और आप यहाँ पे सिलेक्ट हो जाओ तो एक और प्रमाण पत्र लगता है जिसमें ये कहते हैं कि आपका पुराना वाला जो ऑफिस है उसमें उसके ज़रिए ये प्रमाण पत्र आएगा कि हाँ भाई अगर जैसे ही ये बंदा जिसने अभी एग्ज़ाम दिया है अगर यहाँ पे सेलेक्ट हो गया तो 3 महीने में हम इसे छोड़ देंगे, आपके यहाँ ये ज्वाइन कर सकता है, तो ये वाला भी प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है। और ये भी मैं बता दूँ कि देखिए अगर आपको एससी के टर्म्स का फ़ायदा उठाना है या रिजर्वेशन का, तो आपको मालूम है इसका सर्टिफिकेट लगता है, एसटी का भी लगता है, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर का लगेगा, क्योंकि ओबीसी में 2 लेयर होते हैं, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, और रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर को मिलता है। ये ऐसा परिवार होता है ओबीसी में, ओबीसी कैटेगरी में ऐसा परिवार जिसकी सालाना आय 8 लाख रुपए से कम है, उसे एनसीएल कहा जाता है, तो उसे ये दिखाना पड़ता है, इनकम एंड एसेट दिखाना पड़ेगा ना, आय और संपत्ति का सर्टिफिकेट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, उस प्रमाण पत्र पर आपके साइन होने चाहिए, यानी प्रूफ होना चाहिए कि आप ओबीसी के नॉन क्रीमी लेयर में आते हो, प्रूफ होना चाहिए कि आप एसटी हो, एससी हो, समझ गए, और इस तरह से प्रूफ होना चाहिए कि ईडब्ल्यूएस हो, और इस तरह से प्रूफ होना चाहिए कि एक्स सर्विसमैन हो, तब तो आपको इन सबको छूट मिलती है, ठीक है दोस्तों। और ये भी बता दूं कि इसमें सिर्फ 25 रुपये का ये फॉर्म है, और आपको पता है 25 रुपये सिर्फ किसको देने हैं, 25 रुपये सिर्फ और सिर्फ देने हैं मेल कैटेगरी को, और वो भी मेल के जनरल, मेल जो है जनरल डिपार्टमेंट के, ईडब्ल्यूएस के और ओबीसी वाले, ठीक है, ओबीसी वाले जितने भी मेल हैं इन सबको देना, बाकी एससी एसटी एक्स सर्विसमैन, पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना, इन सबको, और महिलाओं को, इन सबको फ्री किया गया, इनको कुछ भी पैसे नहीं देने, मतलब इन्हें भी यही लगता है कि बस जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी लड़कों के पास ही पैसा है, लड़कों से ही लेना है और किसी से नहीं लेना है, ठीक है दोस्तों, समझ गए। अब देखिए इंटरव्यू में क्वालिफाई होने के लिए इतने मार्क्स चाहिए, 100 नंबर का इंटरव्यू है, तो अगर जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस क्वालिफाई करना चाहता तो 50 नंबर लेकर के आने हैं, और ओबीसी अगर क्वालिफाई करना चाहता तो 45 नंबर लेके आने हैं, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वाले पीडब्ल्यूबीडी वाले करने तो 40 मार्क्स लेकर के आने, ये इनका मतलब है, ठीक है। और मैंने जैसे कहा 25 रुपये की ये फीस है, और ये देखो किसको फीस नहीं देनी है और किसको यहाँ पर देनी है, ठीक है, इनको छोड़ा ही नहीं जाएगा। एक्स सर्विसमैन के लिए मैंने बताया 5 साल की छूट मिलती है जो एक्स सर्विस, लेकिन उन्हें इसका सर्टिफिकेट दिखाना भी पड़ेगा, ठीक है। चलिए, और मैं अब आपको इसमें बता देता हूँ आगे, और 5 साल की छूट मिलती है। अब देखो काम करने में क्या होता है, एक्स सर्विसमैन जो भी है, एक्स सर्विसमैन जो है, अब हो सकता है वो जनरल कैटेगरी वाला हुआ तो उसको सिर्फ 5 साल की छूट मिलेगी, लेकिन मान लो यही जो है ये एससी एसटी से हो, ठीक है, तो भाई इसको फिर आपको 15 साल की छूट देखने को मिलेगी, ठीक है। और वहीं अगर आप देख लें कि यही ओबीसी वाला हो तो फिर उसे 10 साल की छूट देखने को मिल जाएगी आपको, ठीक है। तो ऐसे करके बढ़ते हैं, और नहीं 15 साल नहीं मिलती, सॉरी, ये एससी एसटी को 10 साल मिलती है, ठीक। और पीडब्ल्यूडी जो होते हैं, समझ गए ना आप मेरी बात, हाँ ठीक है, हाँ मैं वही कह रहा था, ये देखो यहाँ पे लिखा है ना, क्यों परेशान हो रहे हो, ठीक है। और 5 इतना हो गया, और ओबीसी वाले को 8 साल है, अच्छा ये 8 साल है, ठीक है, यही मैं कहूँगा ये 8 साल है भाई, और 3 साल मिलता है इंक्लूडिंग 3 ईयर्स हो गया, ठीक है, और बस हो गया काफ़ी, हाँ इतना ही लिखा ही है, तो आप समझ गए मेरी बात, कोई बड़ी बात नहीं बोली मैंने, ठीक है। अच्छा, पर्सन विद डिसेबिलिटी के मामले में अलग मामला है, ठीक है। अभी आप एक्स सर्विसमैन देख रहे थे जहाँ पर 8-10 में बात चल रही थी, अब यहाँ पर चलेगी 10-15, मतलब ये क्या है दोस्तों, ऐसा हैंडीकैप लोग हैं, ये हैंडीकैप लोग हैं, ठीक है, और हैंडीकैप अगर हैं, ठीक है, तो इनको रिलैक्सेशन अलग तरीके से मिलते हैं, ठीक है, 10 साल मिल गए। अब जैसे मान लो एससी एसटी का है अगर कोई, ठीक है, तो उससे 15 साल के मिल जाएंगे, ठीक है, 5 साल का इंक्लूडिंग होने के बाद भी। ओबीसी के लिए 13 साल का हो जाएगा, समझ गए, और जनरल कैटेगरी के लिए 10 साल का हो जाएगा। ये किसके लिए है, ये हैंडीकैप पर्सन्स हैं, ये जनरल, ये एससी एसटी, ये वाला एससी एसटी, और ये वाला हो गया ओबीसी, ठीक है, ये इसको ध्यान रखना है।
चलिए, अप्लाई करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। 1 MB के सर्टिफिकेट होंगे, सारे अपलोड कर देने हैं। इस साइट पर जाना है, मैं लिंक दे ही रहा हूँ आपको, क्लिक आपने देख ही लिया था ना, बगल में आ रहा था क्लिक करने के लिए, अप्लाई करने के लिए, बस वहीं से अप्लाई करना है। और इसमें सिर्फ वही सब चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों कि SC ST OBC को ये क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर है ना, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, ये सब तैयार रखने हैं वहाँ पर भरने से पहले, ठीक है। और आपको अपने सर्टिफिकेट बिल्कुल तैयार रखने ही पड़ेंगे, तभी मान्य होगा, और कुछ नहीं है ना। और याद रखो, अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अलग अलग रिजर्व वो क्या कहते हैं रजिस्ट्रेशन करो और फिर उन्हें भर दो, ठीक है। और बस इसमें और कुछ है नहीं, और आपको शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा इंटरव्यू के लिए, ठीक है। और जब बुलाया जाएगा तो आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, याद है ना, जितने डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए हैं उनको आपको ओरिजिनल में भी लेकर के जाना है और उनकी कॉपी भी लेके जाने हैं। लेकिन जो कॉपी फोटोकॉपी लेकर के जाओगे उसमें आपके खुद के साइन होने चाहिए हर पन्ने पे, हर फोटोकॉपी पे, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है, ओरिजिनल में मत करने लगना, उसकी फोटोकॉपी पे अटेस्टेड करना, साइन करना होता है, ठीक है दोस्तों। और बस हो गया, इतना ही था इसमें, ठीक है। तो ये जानकारी आपको कैसी लगी, इस तरह की जानकारी मैं आपको यहाँ पे देता ही रहता हूँ, और इसमें कुछ भी नहीं है तो इसलिए परेशान मत होइए, ठीक है। और एक चीज़ और बस बताता हूँ इसमें कि वो एक्सपीरियंस को, उस वाले एक्सपीरियंस को कभी काउंट नहीं करेंगे जो आपने पार्ट टाइम बेसिस पे कभी किया है, डेली वेजेस पे है, या विजिटिंग कहीं की है, या गेस्ट फैकल्टी के रूप में किया है, ये सब काउंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। और कुछ नहीं, बाकी इन्होंने यही कहा है कि मिसकंडक्ट, भाई गलत जानकारी दे दोगे तो गलती हो जाएगी, कोई हैरेसमेंट करोगे तो गलत हो जाएगा, भाई शोषण या कुछ भी, मतलब एग्जाम में जाकर कोई लफड़ झपड़ मत करना, ठीक है। यही सब बातें इसमें कही जाती हैं, और कुछ भी नहीं होता, ये आप हर जगह पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये था नोटिफिकेशन दोस्तों जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आप इसे जाकर के खुद एक बार चेक कर लें, PDF को भी अपने हिसाब से, और कोई डाउट होने पर आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।